ये चुनाव का विज्ञान है। जब आप दूर से सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान 3 क्षेत्रों में हुआ है। महाराष्ट्र कर्नाटक में 14 सीटों का नुकसान हो गया, ओल्ड मैसूर में 11 सीटें कम हो गई और मध्य कर्नाटक में 10 सीटों का नुकसान हुआ। यानी इन 3 क्षेत्रों में ही उसकी 35 सीटें एक झटके में कम हो गई, जबकि इन्हीं रीजन्स में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिली है। महाराष्ट्र कर्नाटक में 16 सीटें, ओल्ड मैसूर में 23 और मध्य कर्नाटक में कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा हुआ है। यानी इस हिसाब से 136 में से 50 सीटें यानी 37% सीटें तो कांग्रेस को इन क्षेत्रों में ही मिल गई, जबकि बीजेपी को 35 सीटों का इन रीजन्स में नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि ओल्ड मैसूर में कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला होता था और इस चक्कर में बीजेपी कुछ सीट जीत जाती थी, लेकिन क्योंकि जेडीएस इस बार बहुत कमजोर थी, जेडीएस ने बहुत खराब चुनाव लड़ा, इसलिए ना तो उससे कोई फायदा हुआ और इससे बीजेपी भी इस क्षेत्र में सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान इसी क्षेत्र से थे और बीजेपी ने टीपू सुल्तान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान की जयंती का समर्थन करती है और इसे पार्टी सेलिब्रेट भी करती है। और बीजेपी को लगा कि अगर वो टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध करेगी तो इसे मुद्दा बनाएगी तो इस क्षेत्र के हिंदू वोटर उसके साथ संगठित हो जाएंगे। लेकिन टीपू सुल्तान फ्लॉप हो गए, टीपू सुल्तान की तलवार नहीं चली। टीपू सुल्तान की वजह से ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, जबकि हिंदू वोटर्स बीजेपी के पक्ष में संगठित होने के बजाय कई अलग अलग पार्टियों और जातियों में बंट गए। और यह सिर्फ कर्नाटक के एक क्षेत्र में नहीं हुआ, बल्कि पूरे कर्नाटक में ही मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर वोट डाला है और राज्य के जो हिंदू वोट थे वो अलग अलग जातियों और पार्टियों में बंट गए। तो इस बार दोनों ही पार्टियों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन ध्रुवीकरण होता क्या है? और ध्रुवीकरण एक ऐसी तलवार है कि कोई नहीं जानता कि किस तरफ चलेगी। वोटों के इस ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से बड़ी कोशिशें की कि ब्लैक और व्हाइट में वोटर्स के 2 हिस्से कर दिए जाए। कांग्रेस ने राज्य के 13% मुस्लिम और 2% ईसाई वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। यह भी कहा कि अगर सरकार बनी तो वो 4% मुस्लिम आरक्षण को दोबारा से बहाल कर देगी जो मुसलमानों को दिया जाएगा। इसके जवाब में आपको याद होगा जब हिजाब का जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी जो कांग्रेस थी उसने बहुत सॉफ्ट स्टैंड लिया था। इसके जवाब में बीजेपी ने बजरंग बली का मुद्दा उठाया और 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके इसे 2-2% हिंदू लिंगायत और वोकालिगा समुदाय में बांट दिया। अब इसके बाद हुआ यह कि मुसलमानों और ईसाई धर्म के जो 15% वोट थे वो तो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल एकजुट हो गए, कंसोलिडेट हो गए। लेकिन जो 85% हिंदू वोट थे वो इस तरह से 8 अलग अलग भागों में बंट गए, यानी विभाजित हो गए। यानी ये जो आप 15% वोट हरे रंग में देख रहे हैं, 13 और 2% ईसाई, ये धर्म के आधार पर और धार्मिक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस के साथ एकजुट हो गए। लेकिन जो हिंदू थे वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर अलग अलग बट गए। जो हिंदू वोटर था 85%। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक में जो घोषणा की उसकी वजह से उसे राज्य के 85 से 90% मुसलमानों के वोट मिल गए, ईसाइयों के भी वोट मिल गए और कर्नाटक की जिन 9 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं वो 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बजरंग बली के अपमान का आरोप लगाया और 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त भी कर दिया। इसे लिंगायत और वोकालिगा समुदाय में बांट भी दिया बराबर बराबर। लेकिन इसके बावजूद लिंगायत समुदाय की 69 में से सिर्फ 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी इनमें से 45 सीटें जीत गई और वोकालिगा समुदाय के प्रभाव वाली 51 सीटों में से भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 27 मिली, जेडीएस को 10 मिली और बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें ही यहां पर मिली हैं। तो आप यह देखिए कि जो कांग्रेस ने एक जो बड़ा गेम खेला, असल में इस बार जो ध्रुवीकरण किया है वो बीजेपी ने नहीं कांग्रेस ने किया और उसने 15% वोट बैंक अपना
शुरुआत में ही इकट्ठा कर लिया और ये 15% वोट बैंक था मुसलमान और ईसाइयों का। मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाता हूं। इसने तो 15% जो वोट था वो तो उन्होंने पहले ही कवर कर लिया, और जो बाकी का जो हिंदू था, वो हिंदू वोटर जो था वो अपने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर बट गया अलग अलग हिस्सों में। कोई ओबीसी के नाम पर बटा, कोई एससी के नाम पर बटा, कोई एसटी के नाम पर बटा, कोई वोकालिगा के नाम पर बटा, कोई लिंगायत के नाम पर बटा, और उन्होंने सब जगह अलग अलग अपने वोट दे दिए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जिस कर्नाटक में 85% हिंदू आबादी है, उस राज्य में मुस्लिम और ईसाई धर्म के 15% वोटों की एकजुटता ने बीजेपी को हरा दिया। और यह भी तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में अपने केरल दौरे पर ईसाई धर्म के पादरियों से भी मिले थे। दिल्ली में भी ईस्टर के मौके पर वो चर्च गए थे और बजरंग बली को लेकर भी उन्होंने कर्नाटक में बहुत नारे लगवाए, और बीजेपी को उम्मीद थी कि बजरंग बली का नाम लेते ही उनका जो हिंदू वोटर है, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है, वो जाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू वोटर तो नहीं जागा, लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो जरूर एकजुट हो गया। अगर कांग्रेस को मुसलमानों के एक मुश्त वोट मिल जाते हैं और हिंदुओं के भी आधे वोट उसके पक्ष में चले जाते हैं, तो इसके दो मतलब हैं। पहला, यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक के चुनाव का था। तो बड़ी बात यह है कि जो आम वोटर है उसके सामने इस बार दो विकल्प थे। एक, उसका रोजमर्रा का जीवन, उसके रोजमर्रा के जीवन की चुनौती, और उसके जो रोज की चुनौतियां हैं वो बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। उसे पैसा भी चाहिए, बिजली पानी का बिल भरने के लिए भी चाहिए, उसे रोजगार भी चाहिए, उसे खाने पीने का सामान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और दूसरा है विचारधारा। अब विचारधारा का विचार तो तब आता है जब पेट भरा हो, लेकिन जिस आदमी को अपने पेट की ही चिंता सता रही है, वो पहले पेट के बारे में बात करेगा, फिर विचारधारा के बारे में। दूसरा पॉइंट यह कि इन चुनावों में वोटर्स की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, और ये वोटर्स कुछ मायनों में अब असहनशील हो गए थे। असहनशील से कहने का मेरा मतलब यह नहीं कि वोटर्स की कोई गलती है, कहने का मतलब है कि वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है अब वो हर चुनाव में पहले के मुकाबले ज्यादा होती जा रही है। हमारा जो वोटर है अब वो ज्यादा डिमांडिंग है। उदाहरण के लिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक वोटर्स का मुद्दा यह होता था कि उन्हें कोई बेसिक बुनियादी सुविधा अगर मिल जाए तो वो उससे खुश हो जाते थे। लेकिन आज सिर्फ बेसिक बुनियादी सुविधा से ही काम नहीं चलता। आज सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक ट्रेन चला दी और वो ट्रेन समय पर चल जाए, या आपने सिर्फ पक्की सड़क बना दी। आज उन्हें अपने इलाके में सब कुछ वर्ल्ड क्लास चाहिए। स्कूल वर्ल्ड क्लास चाहिए, सड़कें वर्ल्ड क्लास चाहिए, उन्हें बड़े बड़े हाईवेज चाहिए, उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहिए। अब वोटर्स की उम्मीदें पहले के मुकाबले और उनकी मांगें बदल चुकी हैं। अब वोटर्स ये कहते हैं कि उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेनें तो मिल गई, लेकिन इन ट्रेन की संख्या कम है, उनमें सुविधाएं कम है, इसलिए अब वो और भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। सड़कें अच्छी नहीं होती तो कहते हैं सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं होते तो कहते हैं कि स्कूल अच्छे नहीं है। तो वोटर्स की मेंटेलिटी को भी हमारे देश के नेताओं को अब समझना पड़ेगा।